हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे और राष्ट्रकूट वंश में हम राष्ट्रकूट वंश को चालू करने से पहले इसका एरिया देखेंगे। महाराष्ट्र के नीचे का रीजन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रकूटों का शासन हुआ और इस शासनकाल में राष्ट्रकूटों ने ये बादामी या वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। हमने आपको इसके पहले वीडियो में बादामी और वातापी के चालुक्यों के बारे में बताया। टुडे आई विल डिस्कस द राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो राष्ट्रकूट कहाँ से बिलोंग करते हैं? दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके डायनेस्टी है राष्ट्रकूटों की। प्रारंभिक राजधानी इनकी मयूरखिंडी हुआ करती थी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली मानेखेट। तो बाद में इनकी राजधानी हो गई मानेखेट। अगर देखिए तो इनका राजकीय धर्म जैन धर्म था और उत्तर भारत के परमार इन्हीं के अधीन थे। तो उत्तर भारत के जो परमार हैं वो इन्हीं के क्या थे? अधीन थे। एक नोट यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको समझिएगा। राष्ट्रकूटों के समय या इनके क्षेत्र में अरबी मुसलमानों, ये क्वेश्चन सर यूपीएससी में पूछा गया है कि राष्ट्रकूटों के समय जो है इनके जो क्षेत्र में अरबी मुसलमानों का आना होता है और वो लोग क्या करते हैं? व्यापार करने और बसने, मस्जिद बनाने और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का जो है क्या मिलता है? उनको अधिकार दिया जाता है। किसके टाइम पीरियड में? राष्ट्रकूटों के टाइम पीरियड में। ठीक है। अब नोट एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी जो अबू जैद नामक एक बंदा है जो अरबी यात्रियों के साथ आता है, वो राष्ट्रकूटों या महिलाओं को पर्दा नहीं करती थी। यानी वो बताता है कि राष्ट्रकूट जो महिलाएं हैं वो पर्दा नहीं करती थी, है ना। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे कि गोविंद तृतीय। अब गोविंद तृतीय देखने से पहले हम लोग इधर क्रोनोलॉजी को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टी? कौन सी राष्ट्रकूट वंश की जो डायनेस्टी है उसकी क्रोनोलॉजी क्या है? तो क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, इंद्र फोर्थ और गोविंद फोर्थ को हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग दंतिदुर्ग को देखेंगे जो आपके जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण कराने वाला, उज्जैन या उज्जैनी में हिरण्यगर्भ जो है यज्ञ कराने वाला, इसी के समय तुलापुरुष दान यज्ञ किया गया था। तो दंतिदुर्ग को फाउंडर मानेंगे राष्ट्रकूट वंश का। आफ्टर दैट हम लोग देख रहे होंगे कृष्ण प्रथम को, इसको दो टाइटल मिले हैं, एक अकाल वर्ष और दूसरा शुभतुंग नाम से इसको टाइटल दिए गए हैं। एलोरा के कृष्ण मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय कृष्ण प्रथम को जाता है। एंड आफ्टर दैट गोविंद द्वितीय, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस पर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे ध्रुव। तो ध्रुव जो है बेसिकली इसने 3 टाइटल गेन किए हैं और उन 3 टाइटलों में कौन सा है? एक धारावर्ष का टाइटल, एक निरूपम और कविवल्लम। तो कविवल्लम, निरूपम एंड धारावर्ष, दे आर 3 टाइटल्स व्हिच इज गेन्ड बाय, या ये है आपका ध्रुव। ध्रुव के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो गया था। बेसिकली त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर के होता है। कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए 3 शासकों द्वारा युद्ध किया जाता है और उसी को ट्राइलेटरल जो आपका वॉर है उसे बोलते हैं और इसमें सबसे पहले ध्रुव के समय चालू हुआ। गोविंद तृतीय महान शासक है और गोविंद तृतीय से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो याद रखिएगा गोविंद तृतीय पर 90% आपको एनर्जी फूकनी है। 90% एनर्जी आपको गोविंद तृतीय पर लगानी है। बाकी बस आप इस सब चीजों को देख लें। और गोविंद फोर्थ जो है ये अंतिम शासक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अंतिम शासक है किस डायनेस्टी का? आपके राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। अगर बात करें गोविंद तृतीय की तो स्पेशली इनको हम पढ़ेंगे और गोविंद तृतीय के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम गोविंद तृतीय की बात करें तो पल्लव, पांड्य, मैसूर के गंग, श्रीलंका के शासकों को हराने का कार्य करता है गोविंद तृतीय। अब देखिएगा सर कितने लोगों को ये हरा रहे हैं, तो इसलिए इनको बोल्ड और सबसे प्रतापी शासक के रूप में देखा जाएगा। सबसे महान शासक के रूप में गोविंद तृतीय को हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंतर्गत देख रहे होंगे। और हम देख रहे हैं कि ये जो मालवा है और जो कौशल है या कलिंग है, डाहक है, डाहक एमपी का क्षेत्र, बेसिकली कलिंग आपका जो है उड़ीसा का क्षेत्र, कौशल आप जान रहे हैं कौशल महाजनपद के बारे में, मालवा वेस्टर्न आपका जो है वो है आपका
एमपी और ईस्टर्न जो है आपका राजस्थान क्षेत्र का जो मालवा क्षेत्र है, वंग और प्रख नामक शासकों को हराता है और उनको उन पर कब्जा करता है। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराता है। कौन सर? ये गोविंद तृतीय कर रहा है। और इसमें पाल शासक धर्मपाल को हराया। याद रखिएगा, इतने महान महान शासकों को हराने का कार्य गोविंद तृतीय कर रहा है। और सर आगे चल करके इसमें इनके दो अभिलेख हैं जहां से गोविंद तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। There are two inscription where there the mention of गोविंद तृतीय। तो गोविंद थर्ड के बारे में अभिलेख है राधनपुर अभिलेख, दूसरा है वाणी डिडोरी अभिलेख। राधनपुर अभिलेख में दो चीजें मेंशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। देखिएगा, पहला आपका है कि इसकी तुलना राधनपुर अभिलेख में बताया गया है कि इसकी तुलना जो है यदुवंशी श्री कृष्ण से की गई है। दूसरी पॉइंट देखिएगा कि इसके घोड़े जो है आप कह सकते हो, इसमें टाइटल मिला है, इसको कहा गया है कि इसके घोड़े, किसके घोड़े? गोविंद तृतीय के घोड़े बिना शत्रु देश में पदार्पण किए, यानी पदों को रखे हुए हिमालय से लेकर समुद्र तक विचरण, यानी अरब सागर तक क्या करते थे? विचरण करते थे। यानी इतना प्रतापी राजा आपका गोविंद तृतीय हुआ है। आई होप आपको ये सारी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट अगला जो है वीडियो लेंगे जहां पर हम अमोघ वर्ष के बारे में देख रहे होंगे। थैंक्स।